So, welcome all. Good morning. Good morning, Sneha. Good morning, Riaz, Zinnat. Good morning, अरुण. कैसा गया था कल का कॉन्टेस्ट? आप सब लोगों का कल का कॉन्टेस्ट कैसा था? इजी क्वेश्चंस थे, राइट? तो आज हम देखेंगे कि कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस के डिस्कशंस, ओके? गुड मॉर्निंग रीमा, सुमित्रा. गुड मॉर्निंग पलक, अय्यर, रंजीत, सुनील, महमूदा. गुड मॉर्निंग अंशु. तो आज हम देखेंगे सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो भी मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने कॉन्टेस्ट में दे ही दिए थे. और हाँ, उससे अलावा यूजुअली नेट वाले क्या करते हैं कि सीडी स्पेक्ट्रो के साथ साथ अगर दूसरा भी कोई अगर ऐड करना है, लाइक एनएमआर हो गया या फिर फिश हो गया, एफएससीएस हो गया, राइट, टेक्स हो गया, या फिर हम बेसिकली लोग बोले फ्लो साइटोमेट्री, तो ऐसे वो कपल्ड क्वेश्चन भी कभी कभी देते हैं. बट उसमें हमको पता चल जाएगा अभी कि सीडी स्पेक्ट्रा के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो फिर हम उसको वो पर्टिकुलर ऑप्शन को हम सिलेक्ट या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, गुड मॉर्निंग अक्षय, एमडी, एलकेवी पवार. गुड मॉर्निंग निर्मला. तो हम स्टार्ट करते हैं आज कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस एंड फिर एक एक करके देखेंगे इसमें. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डू यू यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पीएच टेम्परेचर ऑन प्रोटीन. ओके, तो अगेन ये बहुत ही इजी है, ये तो जस्ट ऐसे ही पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डू यू यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पीएच टेम्परेचर ऑन प्रोटीन. तो ये एक एप्लीकेशन हो गया सीडी स्पेक्ट्रा का, तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो सीडी स्पेक्ट्रा ही आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. ठीक है, गुड मॉर्निंग विलासिता, रूपाली, शेखावत, अनुराधा. गुड मॉर्निंग. तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का था नहीं कि सीडी स्पेक्ट्रा ही आएगा. एनएमआर एक्स-रे डिफ्यूजन जो है एंड आइसोथर्मल कलरीमेट्री, यूजुअली व्हाट वी कैन से एनएमआर एक्स-रे डिफ्यूजन, ये इफेक्ट ऑफ पीएच टेम्परेचर ऑन प्रोटीन इसमें नहीं आता है. ठीक है, गुड मॉर्निंग राहुल कुमार, अर्चना. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ अ सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव वर अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमने देखा था कि अगर लेफ्ट हैंड है हम मेरा ये, और इट इज अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर लाइक दिस, और यहाँ पे जो फिंगर की डायरेक्शन है, फिंगर की जो बेंडिंग की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है. देयरफॉर द सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट विल बी लेफ्ट हैंडेड. ओके, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट विल बी लेफ्ट हैंडेड. ठीक है, तो इसलिए इसको इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. वैसे ही अगर जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रिक वेक्टर की, जो मूवमेंट होगी वो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो राइट हैंडेड या फिर राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हम बोलेंगे इसे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एब्जॉर्बेंस ड्यूरिंग सीडी स्पेक्ट्रा इज कैलकुलेटेड बाय. ये भी बहुत इजी था, यहाँ पे मैंने कल ही बोला था कि C कांस्टेंट होता है और L कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा तो ऑब्वियसली उसका जो कॉन्सेंट्रेशन वो सैंपल का है वो सेम ही रहेगा. यस, करेक्ट. जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आंसर बी है, राइट. ये आंसर की अगर मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल हम सेम ही यूज कर रहे हैं, फिर भले उसके ऊपर हम इंसिडेंट लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड करें या राइट सर्कुलरली करें. ठीक है, फिर उसमें कॉन्सेंट्रेशन ही कांस्टेंट रहेगा और पाथ लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा. फर्क क्या रहेगा, डिफरेंस किस में आएगा, तो डिफरेंस आएगा उसके मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट में, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है बट उसके ऊपर अगर हम लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो प्रॉपर्टीज अलग रहेगी, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करवाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज अलग रहेगी. तो देयरफॉर मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी अलग ही रहेगा.
ओके, तो इसलिए द आंसर विल बी CD इज इक्वल टू, दैट इज सर्कुलर डाइक्रोइज्म इज इक्वल टू, ये तो डेफिनेशन में है, द डिफरेंस इन द एब्जॉर्बेंस ऑफ लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, राइट। तो इसे ही हम बोलेंगे डेल्टा एप्सिलॉन डॉट सी डॉट एल, और इसे ही हम बोलेंगे डेल्टा एब्जॉर्बेंस ऑफ लेफ्ट माइनस एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट, राइट। ओके, तो ये भी इजी था। गुड मॉर्निंग कोमल लता। तो ये भी इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, राइट। तो इसका आंसर आएगा थर्ड वन। अब यहाँ पे जैसे कंसंट्रेशन दिया है, ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट था, तो वो तो नहीं ही आएगा, और बी और डी तो सेम ही है, तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ठीक है, तो नॉट एन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, गिव डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एट एटॉमिक लेवल, वो नहीं आएगा। वो यूजुअली आइदर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेगा या फिर कुछ हद तक एनएमआर भी करेगा, राइट। तो ए ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी के बी ऑप्शन देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, वो आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ड्यू टू प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन या प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन, ये भी आएगा। या फिर स्टडी मेटल प्रोटीन इंटरेक्शंस, तो अगर मेटल प्रोटीन कंजुगेट जब बनेगा, इन केस अगर कुछ व्हाट वी कैन से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हुए, देन आल्सो वी कैन एनालाइज इट बाय सीडी स्पेक्ट्रा। तो ये जो चार ऑप्शन हम कंसीडर करें, तो उसमें से सबसे इनएप्रोप्रिएट कौन सा आएगा, फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट इज द आंसर, सबसे इनएप्रोप्रिएट। गिविंग डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एट एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल पे वो नहीं करता, वो तो या सेकेंडरी लेवल पे करेगा या फिर कुछ प्रोटीन्स में वो टर्शरी लेवल पे भी, टर्शरी स्ट्रक्चर के लेवल पे भी करेगा, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे आइदर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या मैंने बोला था कि कुछ हद तक एनएमआर करेगा। सो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी गिविंग डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एट एटॉमिक लेवल, वो उसका व्हाट वी कैन से एप्लीकेशन नहीं है। ओके Okay, next is which of the following is incorrect for CD spectroscopy? So the right and left circularly polarized light to be incident have same amplitude. Okay, this is correct. ये हमें पता है कि right and left circularly polarized light है, same amplitude रहेगा, same wavelength रहेगी, इनफैक्ट फेज डिफरेंस सिर्फ 90 डिग्री का रहेगा, और उसकी वजह से वो आइदर राइट या फिर लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड रहेंगे। ओके, इट इज यूज्ड टू एनालाइज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज यूज्ड टू एनालाइज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो। ए कायरल में यूजुअली सिग्नल नहीं मिलता है, सीडी में वो हमने कल ही देखा था। आफ्टर द सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू अ मॉलिक्यूल और सैंपल इट बिकम्स इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, तो ये भी सही है, ये भी हमने देखा ही था कल कि ये जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है वो अगर पास होगी तो उसकी वजह से ऑब्वियसली राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग होगा और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग होगा। तो दोनों का एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस की वजह से ये जो रिजल्टेंट लाइट है वो आप देख सकते हो कि इलिप्टिकल हो जाएगी। पहले सर्कुलर थी, सेम एम्पलीट्यूड की थी सर्कुलर, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो गया क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों की एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आया, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो गया और उसकी वजह से ये जो रिजल्टेंट लाइट है वो एक्चुअली इलिप्टिकल फॉर्म में आ रही है और यही इलिप्टिसिटी को हमें मेजर करना है, राइट। तो फिर ए बी एंड सी तीनों सही है, तो फिर इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट चारों में से कोई भी नहीं है, तो देयरफॉर नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, राइट, क्योंकि तीनों सही है। राइट एंड लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट टू बी इंसिडेंट हैव सेम एम्पलीट्यूड, वो वैसे ही रहेगा। ओके, it is used to analyze optically active compounds, that is also correct. After the circularly polarized light passes through a molecule sample, it becomes elliptically polarized light, that is also correct. Okay, given that that particular molecule or sample is optically active, तो इसलिए वो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे the answer will be none of the above. ओके, शेखावत अनुराधा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफ अप्लाइड बायो के सिलेबस में है
तो नहीं, ये किसका पार्ट है? वेल एक्चुअली शेखावत ये बायो इसका एज सच नेट सिलेबस में नहीं है, बट उसका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूजुअली बायोकेमिस्ट्री में आता है, क्योंकि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोले या फिर हम व्हाट वी कैन से द अदर वन, ये मॉलिक्यूलर सिव जो क्रोमेटोग्राफी थी वो एक्चुअली बायोकेमिकल टेक्निक्स है और यूजुअली प्रोटीन में ज़्यादा यूज होती है, प्रोटीन एनालिसिस में, तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री का वो हम पार्ट मान सकते हैं। ओके तो एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने कॉन्टेस्ट में डाला था, एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, भले उसमें कोई भी ना हो बट उसको बेसिक चीजें उसकी हमें पता होनी चाहिए, वेदर यू आर ऑफ एनी बैकग्राउंड, फिर भले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हो या माइक्रोबायोलॉजी से हो, जू बॉटनी से हो, इतना बेसिक आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था नेट में, इसलिए इट वाज नेसेसरी टू व्हाट, इट वाज नेसेसरी टू टीच द बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ CD स्पेक्ट्रा जनरली यूज्ड इन टेक्निक? मोस्ट अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ CD स्पेक्ट्रा जनरली यूज्ड इन टेक्निक, तो यहाँ पे हमारा कितना था, हम जो यूज कर रहे थे कल ही हमने देखा था, वो था अराउंड 190 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर, ठीक है, 190 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर, और वो यूजुअली आता है फार यूवी रीजन में, ठीक है, ये आएगा फार यूवी रीजन में। फार यूवी रीजन जो होता है वो उसका रेंज कितना होता है, अराउंड 180 नैनोमीटर से लेके 280 नैनोमीटर के बीच में इसका रेंज रहता है फार यूवी का, और नियर यूवी या मिडल यूवी है वो अराउंड 280 से लेके फिर वो अबाउट 350 या 380 तक वो जाता है, ओके, 350, 380, 400 तक भी वो जाता है नियर यूवी, और फिर उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रा आ जाएगा। ओके सो फार यूवी रीजन, ये जो हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो हम CD में यूज करते हैं वो एक्चुअली फार यूवी रीजन में आता है, ठीक है, फार यूवी रीजन में या रेंज में, तो इसीलिए फार यूवी रीजन इज बिटवीन द 180 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर, इसलिए हम जो यूज करते हैं वो क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए 190 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर। ओके तो अब यहाँ पे नियर यूवी रीजन यूज करने का रीजन क्यों नहीं है, क्यों हम नियर यूवी रीजन यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो ये एक लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो उसमें जो भी प्रोटीन पार्ट रहेगा, ये प्रोटीन पार्ट जो रहेगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम फार यूवी रीजन में है, तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें होगा, आप देख के ही पता लगा सकते हैं, कल ही मैंने बोला था कि आप देख के पता लगा सकते हो कि ये कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आप कमेंट करिए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है LDL का, और वैसे ही सेम चीज जो है वो नियर यूवी में हम देखें सेम चीज है LDL की, बट हम देखें कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मिल नहीं रहा है, इनफैक्ट सिग्नल की इंटेंसिटी भी इतनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो फार यूवी रीजन जो है वो एक स्टैंडर्ड बन गया है, वो रिसर्चर्स ने ट्रायल एंड एरर मेथड से पता लगा है कि दिस रेंज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट जहां से हमें मिल सकता है, ठीक है, यहाँ से हमें मिल सकता है कि हम कौन सा अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा शीट या फिर जो भी रिवर्स टर्न हुआ, रैंडम कॉइल हुआ, उसकी हम पता लगा सकते हैं, करेक्ट, अल्फा हेलिक्स आएगा ये, तो यहाँ पे हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव है अराउंड 195 और दो नेगेटिव है दैट इज अराउंड 208 एंड 222, तो हम पता ही लगा सकते हैं यहाँ पे फार यूवी में कि अल्फा हेलिक्स हो सकता है, बट सेम चीज हमने यहाँ पे नियर यूवी रीजन में की, बट यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, नियर यूवी रीजन में कुछ रेयर प्रोटीन्स रहेंगे जिसका हम टर्शरी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक पता लगा सकते हैं, बट स्टिल जो जनरली यूज होता है वो हमेशा फार यूवी रीजन में रहता है और वही हम यूज करते हैं बिटवीन 190 से लेके 250। बीटा शीट नहीं आएगा, अल्फा हेलिक्स आएगा, सत्यवान, बीटा शीट नहीं आएगा। बीटा शीट का मैंने क्या बोला था, बीटा शीट वाज अ पॉजिटिव एट 195 एंड अ नेगेटिव एट अराउंड 220, राइट, ऐसे कुछ आएगा बीटा शीट का,
राइट, पॉजिटिव एट 195, सॉरी यहाँ से नहीं, ये 0, यहाँ से पॉजिटिव एट 195 एंड नेगेटिव एट 220, ये होगा कुछ बीटा शीट का, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। वैसे ही रैंडम कॉइल का भी था, 210 के नैनोमीटर से ऊपर, 210 नैनोमीटर से ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, एक वीक पॉजिटिव पीक आएगी 210 नैनोमीटर से ऊपर। तो यहाँ पे एज आई वाज सेइंग कि क्या होगा, यहाँ पे नियर यूवी एज सच ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है जितना कि फार यूवी दे रहा है, इसलिए फार यूवी इज मच मोर यूज्ड इन सीडी स्पेक्ट्रा। नियर यूवी का मेनली काम रहता है कुछ प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करने में, ओके। तो इसलिए आंसर आएगा फार यूवी, 190 नैनोमीटर से लेके 190 नैनोमीटर से लेके क्या व्हाट वी कैन से 250 नैनोमीटर तक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 26 residue peptide composed of alanine and leucine shows the circular dichroism spectrum characteristic of alpha helix at 50 degree Celsius, okay। alanine and leucine का circular dichroism helix at 50 degree Celsius in 5 millimolar phosphate buffer at pH 7.4। नाउ डी कॉन्वोल्यूशन मतलब क्या कि ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर उसका जो था, कॉइल्ड स्ट्रक्चर मतलब अल्फा हेलिक्स फॉर्म में, उसका डी कॉन्वोल्यूशन होगा, वो रैंडम कॉइल में शायद या फिर रैंडम स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता होगा, ठीक है। डी कॉन्वोल्यूशन ऑफ द स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स 60% अल्फा हेलिकल एंड 40% रैंडम कन्फॉर्मेशन, ठीक है। 60% अल्फा हेलिकल एंड 40% रैंडम कन्फॉर्मेशन। व्हेन द पेप्टाइड सॉल्यूशन इज कूल्ड ग्रेजुअली टू 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री पे कितना था, तो ये 60% अल्फा और 50% रैंडम था। When the peptide solution is cooled gradually to 25 degrees Celsius and the CD spectra recorded at different temperatures, the most likely observation will be that, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन दी है 50 डिग्री सेल्सियस और pH 7.4, जहां पे उन लोगों को 60% अल्फा हेलिकल एंड 40% रैंडम कन्फर्मेशन मिला है, ठीक है। एंड व्हेन द पेप्टाइड सॉल्यूशन इज कूल्ड ग्रेजुअली टू 25 डिग्री, तो वहां पे उन्होंने सीडी स्पेक्ट्रा एनालिसिस की है, तो वहां पे उनको मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, तो मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन ये मिलेगी कि हाई टेम्परेचर में ये यूजुअली जस्ट अ मिनट, ओके सो हाई टेम्परेचर में ये यूजुअली डी नेचर होते हैं, तो लेस कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ओके। जैसे ही कूल डाउन किया, जैसे ही यहां पे कूल डाउन किया, कूल डाउन की वजह से क्या होगा, वापस वो रीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और रीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो देयरफॉर द परसेंट हेलिकल कंटेंट विल इंक्रीज एंड द परसेंट रैंडम कन्फर्मेशन विल डिक्रीज, ठीक है। तो इतना ज्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं, आपको बस थोड़ा बेसिक लॉजिक लगाना था कि अगर ज्यादा टेम्परेचर पे होता तो ज्यादा टेम्परेचर पे होता तो ज्यादा रैंडम कन्फर्मेशन और लेस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते, बट अगर वो कूल डाउन होके वापस रीनेचर हो रहा है, अपना ओरिजिनल शेप ले रहा है कूल डाउन होके, तो इसलिए वो वापस ये जो परसेंट अल्फा हेलिकल कंटेंट है 60 से शायद बढ़ के 65%, 70 या जो भी ओरिजिनल जो भी कंटेंट रहेगा वो वापस अपने उसमें आ जाएगा, एंड रैंडम जो कंटेंट था रैंडम स्ट्रक्चर का वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंट हेलिकल कंटेंट विल इंक्रीज एंड द परसेंट रैंडम कन्फॉर्मेशन विल डिक्रीज। तो यहाँ पे भी आपको बेसिक लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो ये बात हुई क्वेश्चन 7 की। Now coming to the next question. The amino acid alanine has high propensity to occur in helical conformation. The amino acid alanine has high propensity or probability basically to occur in helical conformation. The CD spectrum of an equimolar
ये इंपॉर्टेंट है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू रेसिड्यू पेप्टाइड्स, वन कंपोज्ड ऑफ ओनली एल एलेनिन एंड अदर ओनली डी एलेनिन, राइट। एल एलेनिन और डी एलेनिन को उन्होंने इक्विमोलर मिक्सचर बना दिया। तो ये बेसिकली कौन सा मिक्सचर हुआ, तो ये हुआ रेसमिक मिक्सचर, ये हुआ रेसमिक मिक्सचर, ओके। एंड रिकॉर्डेड इन द रीजन ऑफ 185 टू 250, या जो भी CD का जो है फार यूवी रीजन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड, इसमें क्या ऑब्जर्व होगा कि पहली बात तो कल ही हमने ये देख लिया था, रेसमिक मिक्सचर मतलब क्या, रेसमिक मिक्सचर मतलब उसमें दोनों ऑपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटीज के अगर कंपाउंड्स या सैंपल्स रहेंगे, या हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो अगर रहेंगे, तो उसकी वजह से CD क्या करेगा, एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा। कल ही मैंने वो ग्राफ बताया था, राइट, कि अगर एक पॉजिटिव पीक का जो एक वैल्यू मिल रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यू नेगेटिव पीक की भी मिल रही है दूसरे उसके इनएंशियोमर में, ठीक है। तो इसलिए नो सिग्नल एज द आंसर विल बी क्या होगा, नो सिग्नल एज द कायरोप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टू पेप्टाइड विल कैंसल आउट, क्योंकि एक डी एलेनिन है एक एल एलेनिन है, तो आंसर क्या आएगा, दे विल कैंसल ईच अदर, ठीक है। बैंड विथ ओनली नेगेटिव इलिप्टिसिटी एज हेलिक्स फॉर्म बाय डी एलेनिन विल बी अनस्टेबल, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। बैंड्स विथ ओनली पॉजिटिव एलिप्सिटी एज बोथ द पेप्टाइड्स विल फॉर्म राइट हैंडेड हेलाइसिस, नो, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड जो भी हेलाइस हो, जो भी कहने का मतलब हो, बट उसके अंदर मॉलिक्यूल कौन से प्रेजेंट है, एल एंड डी, एल एंड डी एलेनिन है जो इनएंशियोमर्स होते हैं, और दोनों की अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटीज रहती है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। बैंड्स विथ आइडेंटिकल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलिप्टिसिटी, बट हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो होती है वो कैंसल आउट कर देता है, ठीक है। सो द आंसर विल बी नो सिग्नल एज द कायरोप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टू पेप्टाइड विल कैंसल आउट। तो यहां पे कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a CD spectrum of a polypeptide of 20 amino acid does not show any result, the reason is, तो क्या हो सकता है इसका, the CD spectrum of a polypeptide of 20 amino acid does not show any result signal, result signal मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यही सेम जो मैंने ग्राफ में बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो कि 0 के नजदीक ही है, उसका कोई ज्यादा रिजल्ट सिग्नल ही नहीं मिल रहा। अगर आप एज अ होल अगर आप देखोगे तो ये इसको हम नॉइज सिग्नल भी बोल सकते हैं, नॉइज बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं, राइट। इसका कोई पर्टिकुलर सिग्नल नहीं है। आप अगर ये वेवलेंथ में देखो, सेम अकायरल मॉलिक्यूल्स भी की अकायरल जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं उसका भी ऐसे ही सिग्नल मिलेगा, बहुत ही कम पीक होगी, एक जो हमें डिस्टिंक्ट पीक मिलने वाली है वो पीक हमें नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन जो है, CD स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 20 अमीनो एसिड्स does not show any result signal, the reason is polypeptide is in random conformation, नहीं, पॉलीपेप्टाइड अगर रैंडम कन्फॉर्मेशन में भी हो तो भी हमें पता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक, हर एक प्रोटीन में अगर रैंडम कन्फॉर्मेशन हो तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा मिलता है, राइट। एक नेगेटिव पीक भी मिलती है 195 पे, और एक पॉजिटिव वीक पॉजिटिव पीक भी 210 नैनोमीटर के आगे मिलती है, ठीक है। तो ए नहीं आएगा। द परसेंट ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आर इक्वल, ये भी नहीं आएगा। अगर अल्फा हेलिक्स बीटा शीट इक्वल है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक पीक तो देंगे ही। अ पॉलीपेप्टाइड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अकायरल एमिनो एसिड्स, ये आएगा क्यों, क्योंकि एक शायद मान लो एक हाइपोथेटिकल पॉलीपेप्टाइड है। अब आपका यहाँ पे अपना रामाचंद्रन प्लॉट या ऐसा कोई अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है कि ऐसा कोई प्रोटीन बन ही नहीं सकता। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है कि 20 एमिनो एसिड्स है, और अगर नहीं दे रहे रिजल्ट, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, अगर कि नहीं होगा तो ग्लाइसिन इज द वन ऑफ द ओनली 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में से वन ऑफ द ओनली अकायरल एमिनो एसिड है ग्लाइसिन। तो इसलिए क्या होगा ये होगा कि द पॉलीपेप्टाइड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अकायरल एमिनो एसिड्स, ठीक है। एंड ओनली बीटा टर्न्स आर प्रेजेंट, अगर बीटा टर्न्स भी होगा तो भी उसका कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल तो देगा ही, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द पॉलीपेप्टाइड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अकायरल एमिनो एसिड्स। सो करेक्ट सभी का सी ऑप्शन आएगा, करेक्ट एवरीवन, सी आएगा, राइट। इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, तो आप न्यूमेरिकल आप में पहले आप आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम सॉल्व करते हैं, राइट। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है,
इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि नेट में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, करेक्ट सभी का सी आएगा। और ये जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन जो था 9th वाला, उसका ऑप्शन सी आएगा। इसका क्या आएगा, इसका 10th क्वेश्चन का क्या आएगा, आप आंसर दीजिए। ओके, तो 10th का 4, यस 47 इज करेक्ट। राकेश, मोहनधर, किसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बुक्स फॉर व्हाट? अगर बुक्स फॉर आप पर्टिकुलर टेक्निक्स की बात कर रहे हो तो विल्सन एंड वॉकर करके है एक अच्छी बुक, जिसमें टेक्निक का बेसिक आ जाएगा। ओके, बायोलॉजिकल टेक्निक्स का। एक बॉयर करके भी बुक है, बायोकेमिकल टेक्निक्स का आ जाता है, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी मैं पर्सनली बायोकेमिकल टेक्निक्स एज वेल एज बायोफिजिकल टेक्निक्स, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको मैं रिफर करता हूँ। बॉयर करके एक बुक है। ठीक है, एक दूसरी भी बुक है, स्कूग की बुक है। अब वो एमएस वाला जो स्कूग वो नहीं है, मुराशिकेन स्कूग वाला एमएस मीडियम वाला, बट एक स्कूग करके बुक है जो स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर रहती है। तो अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में देखना है तो दैट इज इनफ। या फिर हमारी एक ये तो चलो स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, बट हमने ई बुक जो निकाली है आईएफएस ने, तो ये उसमें भी सब कुछ अवेलेबल है, सारे के सारे टेक्निक्स। ऐसा नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ोगे तो सब, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, जे कपलिंग, या फिर व्हाट वी कैन से, ये सारी चीज़ें जो होती है वो उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एनएमआर की बात करो तो राइट, या फिर मैं एचपीएलसी की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कैसे किसको एनालाइज करना है और बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो इसके लिए बेसिक थिंग्स आर इनफ। सो करेक्ट, जिन्होंने भी 47 दिया है दैट इज करेक्ट। 47 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हम देखते हैं कि कैसे होगा। ओके, 50 नहीं आएगा, 47 करेक्ट आएगा। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि पॉली एल लाइसिन एग्जिस्ट इन प्योर अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड रैंडम कॉइल डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेट कंडीशन। द वैल्यूज ऑफ मीन रेसिड्यू इलिप्टिसिटी are minus 35,700 minus 13,800 and plus 3,900, okay 3,900 for alpha beta and random coil। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अल्फा के लिए कितना था। अल्फा के लिए था minus 35,700, बीटा के लिए था minus 13,800 और रैंडम कॉइल के लिए था प्लस, रैंडम के लिए था प्लस 3,900। ओके, 3,900 जो भी यूनिट है डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर पर डेसिमोल। ठीक है, तो यहां पे पूछा क्या गया है। ओके, रिस्पेक्टिवली करेक्ट। द पॉलीपेप्टाइड एग्जिस्ट इन अल्फा हेलिक्स कन्फॉर्मेशन एट पीएच 10.8 25 डिग्री। मतलब कि ये पीएच 10.8 है और 25 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा हेलिक्स फॉर्म में है, और तो देयरफॉर इसकी वैल्यू होगी minus 35,700 एलकेवी पावर। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, ifsonline.com वेबसाइट जो है, वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल पे देखेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल मॉड्यूल की बुक आपको मिल जाएगी। ओके, स्टडी मटेरियल्स में आप जाएंगे या जो भी, वहाँ ifsonline.com पे लाइफ साइंसेज के सेक्शन में, ठीक है, वहाँ पे आपको हर एक मॉड्यूल की बुक आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसमें हमने नेट क्या बोलते हैं हम, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया है, उससे बाहर नहीं पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्या, यहाँ पे टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम फैक्टर भी। ओके, तो इसलिए आप विजिट करिएगा ifsonline.com और वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। नेहादर नहीं, इवनिंग वाले जो बैचेस है मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर दूं। मॉर्निंग वाले 9 के बैचेस रेगुलरली सेशंस जो रहेंगे 9 बजे के, वो CSIR नेट के लिए होंगे। इवनिंग वाले जो 5:30 बजे रहते हैं वो IIT जैम के लिए होंगे। ओके, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसको बोल देना कि जो भी IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
तो वो ये सेशन ज़रूर से अटेंड करे। क्यों? क्योंकि ये अब नेट वाले उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा नेट वालों के लिए, क्योंकि नेट वालों का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अलग रहता है। आप खुद मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि IIT जेम में और मेरे जो नेट के जो लेक्चर्स थे उसमें क्या डिफरेंसेस था। ओके, तो इसलिए इवनिंग वाले बैचेस 5:30 बजे के जो रहेंगे वो IIT जेम के लिए रहेंगे डेली। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या था कि pH 10.8 और 25 डिग्री सेल्सियस पे वो अल्फा हेलिक्स कन्फॉर्मेशन का था। Addition of urea leads to a state transition between alpha helix and random coil conformation. It has been observed that theta 222, ये मतलब जो भी 222 नैनोमीटर पे जो भी उन्होंने एनालाइज किया, उसका पॉलीपेप्टाइड का जो सिग्नल है वो कितना मिला? -14800 मिला। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली कि उन्होंने यूरिया जो यूज किया, यूरिया एडिशन किया, कितना? 6 मोलर यूरिया एडिशन करने की वजह से क्या हुआ? कन्फॉर्मेशन चेंज आ गया रैंडम कॉइल में। ओके, तो यहां पे उन्होंने सिक्स मोलर यूरिया यूज किया होगा और 6 मोलर यूरिया यूज करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया रैंडम कॉइल में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यूरिया ऐड करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया रैंडम कॉइल में। जो भी मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन, ऐसा नहीं है कि पूरा ही कन्वर्ट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पोर्शन कन्वर्ट हो गया रैंडम कॉइल में। और ये जो रैंडम कॉइल में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियसली इसका भी हमें सॉरी नॉट बीटा, बीटा नहीं, ऑब्वियसली हमें रैंडम कॉइल का जो सिग्नल है वो भी हमें देखना होगा। ओके, ये भी हमें कंसीडर करना होगा। तो अब मान लेते इनिशियली अल्फा का पोर्शन x था और रैंडम का पोर्शन 1 - x मान लेते हैं। ठीक है, और फाइनली ये ट्रीट करने के बाद कितना उसका आया? -14,800। ओके, तो ये इसका आया -14,800, राइट। ये एक पूरा प्रोटीन बना जिसमें कुछ पोर्शन रहेगा रैंडम कॉइल का, कुछ पोर्शन रहेगा अल्फा हेलिक्स का। तो यहाँ पे अगेन एक इक्वेशन बन गई, कौन सी? -35,700 इंटू एक्स प्लस दूसरी इक्वेशन कौन सी है? रैंडम कॉइल के पोर्शन की, और वो होगी 3,900 इंटू 1 - एक्स। सब मिला के एक फाइनल हमारा प्रोटीन बनेगा और वो होगा -14,800। ओके, ये एक इक्वेशन बन गई। अब यही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो यही इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, -35,700 प्लस 3,900 माइनस 3,900 x इज इक्वल टू -14,800। ठीक है, ये आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो ध्यान से देखना। ओके, ओके, ठीक है। यहाँ पे अब रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे और ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। -35,700 माइनस 3,900, तो कितना हुआ? ये हुआ 5 + 4 9 9। ओके, 39600 x इज इक्वल टू, ये 3,900 है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, राइट, -3900 हो जाएगा। तो -14 - 3900, तो ये कितना हुआ? ये हुआ कितना? 7 and 5 + 3 8। so this is around
18,700 और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, देयरफॉर एक x विल बी 187/396 और आप देख लीजिए कितना परसेंट होता है। अगर परसेंट में करना है तो इनटू 100, तो आप देख लीजिए कि 47 के नजदीक ही उसका परसेंटेज रहेगा। ठीक है, 187/396, अ बिट लेस देन 50%, तो वो आएगा। ऋतुपर्णा क्वेश्चन में बीटा कहीं पे दिया ही नहीं है। क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीनों के वैल्यूज दिए गए हैं। अब ये शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो भी है तीनों के वैल्यूज, ये अल्फा के लिए है, ये बीटा के लिए है और ये किसके लिए है, रैंडम के लिए है। अब यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन क्या दिया गया है, पॉलीपेप्टाइड एग्जिस्ट इन अल्फा कन्फर्मेशन, एडिशन ऑफ यूरिया लीड्स टू अ टू स्टेट ट्रांजिशन ही है, कोई थर्ड स्टेट यहाँ पे है नहीं। थर्ड स्टेट जो बीटा होना चाहिए वो है ही नहीं, तो हम बीटा लेंगे ही क्यों, क्योंकि वो बीटा में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, तो उसका सिग्नल हम कंसीडर ही क्यों करेंगे, उसका ये जो सिग्नल है हम कंसीडर ही क्यों करेंगे, ये क्वेश्चन है, राइट। बिटवीन अल्फा हेलिक्स, ये देखो अल्फा हेलिक्स एंड रैंडम कॉइल, टू स्टेट ट्रांजिशन था बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड रैंडम कॉइल, इसलिए बीटा लेने की जरूरत ही नहीं है। ये भले यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है -13,800, उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, उस सिर्फ ये जो दो सिग्नल्स है उसको ही हम कंसीडर करेंगे। ओके, अदिति गोयल, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, पहले 3,900 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। आप सिर्फ ये इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो इक्वेशन एक बार मिल जाए फिर आपको उसे सॉल्व ही करना है। सॉल्व आप फिर बेसिक मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी है कि 3,900 जो है पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3,900 मिला, और फिर 3,009 को मैंने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 3,900x। ओके, तो यही बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, तो इसलिए आप बेसिक, आप एक बार ये इक्वेशन मिल जाए फिर उसके बाद ये इक्वेशन को आपको सॉल्व ही करना है, तो आपको x मिल जाएगा, और x मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा कि x क्या है। x ऑब्वियसली हमने देखा है कि अल्फा का प्रोपोर्शन जो रहेगा वो x है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन अल्फा हेलिक्स कन्फॉर्मेशन इज, तो जितना परसेंटेज होगा अल्फा हेलिक्स कन्फॉर्मेशन होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 47%। ओके, अब आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा 47%। आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, ये सॉल्व करिए, इसका हम साथ साथ में ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर 3 स्टेट ट्रांजिशन अगर मान लो कि अगर हो रहा है तो उसमें भी फाइनल पोर्शन में हम सिर्फ ऐड करते जाएंगे, अल्फा वाला सिग्नल का प्लस बीटा वाला सिग्नल का। दो प्रोपोर्शन था अल्फा और रैंडम कॉइल, तो राइट हमने x और 1 - x लिया, वैसे ही 3 का हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक बोनस क्वेश्चन है। A protein polypeptide chain exists in alpha helical conformation in a solvent and it has a value of -30 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर पर डेसिमोल। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स के लिए ये क्या था, ये था -30,000 वैल्यू थी। ओके, ओके, 30,000 उसकी वैल्यू थी। कौन से टेम्परेचर रेंज में, एक तो 222 नैनोमीटर पे, और रेंज कौन सी होगी 20 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। ऑन रेजिंग द टेम्परेचर अबाउ 50 डिग्री सेल्सियस, ये इंक्रीज हो गया एंड रीचेज अ वैल्यू ऑफ -20 डिग्री, सॉरी -2000 जो भी यूनिट है डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका ये जो रहेगा ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे रेज किया तो इसका क्या आएगा, टेम्परेचर हमने किया अबाउ 50 डिग्री। ठीक है, अबाउ 50 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चेंज आएगा, इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज आया, तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, -30,000 से वो इंक्रीज होके -2000 पे पहुंच गई।
तो ये शायद मान लो कि बीटा कन्फॉर्मेशन या कुछ भी होगा, कोई अलग ट्रांजिशन रहेगा, ये बीटा का ही मान लो, क्योंकि 22 पे भी ये अगर नेगेटिव दे रहा है तो ये बीटा का ही रहेगा। सॉरी 222 पे, 222 नैनोमीटर पे अगर वो नेगेटिव पीक ही दे रहा है तो वो माइनस व्हाट वी कैन से बीटा का ही रहेगा। और अगर 222 पे पॉजिटिव पीक देता है वो शायद रैंडम कॉइल का रहता है। यहाँ पे मान के चलो कि ये बीटा शीट है, ठीक है, और फिर increases and reaches a value of minus 2000 at 70 above 50 a actually at 70 right, ये होगा at 70 डिग्री सेल्सियस। फिर value of theta 222 remains unchanged above 70। the observed value will be, फाइनल हमें वैल्यू क्या मिली, माइनस 14,000, ये हमें फाइनल वैल्यू मिली किस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो बेसिकली ट्रांजिशन कैसे हुआ, ओरिजिनल ट्रांजिशन कैसे हुआ कि पहले अल्फा हेलिक्स का था बिटवीन 20 to 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर उसके बाद ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद ये जो ट्रांजिशन हुआ उसमें क्या था, उसमें था अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस, और वैसे ही फाइनल ट्रांजिशन 70 पे मिला, फाइनल ट्रांजिशन 70 पे मिला हमें, हमें सिग्नल मेनली देखने हैं। तो इनिशियली कितना सिग्नल था, इनिशियली था माइनस 30,000, 60 पे मिला हमें 14,000, इसमें था माइनस 30,000, इसमें हमें मिला माइनस 14,000, और इस पे हमें मिला माइनस 2,000, ठीक है। और 2000 में फिर 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर माइनस 2000 से फिर आगे चेंज नहीं होता। ओके, नहीं संजय कुमार 0.5 नहीं आएगा, 0.5 नहीं आएगा, हम वही इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। आप डायरेक्ट लॉजिक मत लगाओ कि ये यहाँ से इतना कम होगा और वहां से उतना अगर होगा और बीच में डिस्टेंस होगा। हमें देखना है कि एक पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कितने प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है और एक पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कितने प्रोपोर्शन से कम हो रहा है, राइट। इसलिए उसको हम x और 1 माइनस एक्स के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना क्या चाहता है कि ये एक पर्टिकुलर ये जो रीजन है, ये जो एक ट्रांजिशन रीजन होगा 60 डिग्री पे, वो ये कहना चाहता है कि इफ वन अज्यूम्स दैट द हीट इंड्यूस्ड डीनेचर इज अ टू स्टेट प्रोसेस, द फ्रैक्शन ऑफ अल्फा हेलिक्स एट 60 डिग्री विल बी। तो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स का फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब यहाँ पे जो x वैल्यू कितनी होगी, तो ये इसको हम x मान के चलते हैं और इसको हम मान के चलते हैं 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम मान के चलते हैं 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा अल्फा हेलिक्स कोई दूसरे ही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा 1 माइनस एक्स में, ठीक है। तो यही हमें इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी माइनस 30,000 एक्स प्लस माइनस 2,000 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 14,000। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, माइनस 30,000 एक्स माइनस 2,000, ये सब माइनस प्लस साइन कन्वेंशन और वो सब लगा के, एज वेल एज इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करके एंड फाइनली बाद में इससे मल्टीप्लाई करके प्लस 2,000 एक्स इज इक्वल टू माइनस 14,000। ओके, अब आप इसे सॉल्व करिए, ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। इससे आपको x मिल जाएगा, इसका मतलब क्या, इससे आपको अल्फा का प्रोपोर्शन जो है वो मिल जाएगा। ओके, क्या होगा,
माइनस 30,000 एक्स माइनस 2,000 प्लस 2,000 एक्स इज इक्वल टू माइनस 14,000। इसे आप व्हाट वी कैन से, इसे आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड 0.4288 आएगा। जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 0.4288, मतलब कि 0.43। 0.4288 आएगा आंसर, राइट। तो हियर द आंसर विल बी 0.43। ओके, सो करेक्ट 0.43 आएगा, 0.4 भी नहीं आएगा, 0.5 भी नहीं आएगा और 0.57 भी नहीं आएगा। आप जैसे ही लास्ट में फ्रैक्शन देखेंगे आपको मिलेगा 0.4288। तो देयरफॉर ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, मोस्टली टू स्टेट ट्रांजिशन ही पूछेंगे। आपको ये इक्वेशन बनाना है, एक बार इक्वेशन बन गई, आप अगर x के लिए सॉल्व करेंगे तो x क्या होगा, अल्फा प्रोपोर्शन होगा। अब मान के चलो कि क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि what part of fraction is what we can say what part of fraction is converted into, or we can say what part of fraction is left into alpha helix formation। मतलब कौन सा अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन में बच गया है और कौन सा कन्वर्ट हो गया है। कौन सा कन्वर्ट हो गया है तो हमें कौन सा देखना होगा, 1 माइनस एक्स वाला देखना होगा, राइट। बेसिकली अगर अल्फा हेलिक्स की अगर पूछो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अल्फा बीटा ट्रांजिशन प्रोसेस है और लास्ट में क्वेश्चन में दिया हो कि कौन सा पोर्शन बीटा में कन्वर्ट हुआ है, लास्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि कौन सा पोर्शन बीटा में कन्वर्ट हुआ है तो हमें बीटा को 1 माइनस एक्स माना है, राइट, और अल्फा को एक्स प्रोपोर्शन माना है। तो ये जो एक्स प्रोपोर्शन है वो अगर हमें इक्वेशन में मिल गया तो हम उससे 1 माइनस एक्स ढूंढ लेंगे और 1 माइनस एक्स ढूंढ लेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसलिए वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस कहां पे है वो आप पुट करिएगा और ये मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है जो भी सेकंड वैल्यू है। ओके, तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। हमने यहाँ पे नेट के क्वेश्चंस ही डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको 3D स्पेक्ट्रा का क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, आई होप आपको 3D स्पेक्ट्रा का जो भी बेसिक चीज से इससे ऊपर यहाँ पे नहीं पूछेंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर आप दूसरे भी क्वेश्चंस देखोगे तो दूसरे टेक्निक्स के साथ वो इन्वॉल्व करके, जैसे फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक हो गई, एनएमआर टेक्निक, उसके साथ शायद कपल करके वो पूछेंगे, बट कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं होगा, या फिर न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही पूछेंगे। ओके, टू स्टेट ट्रांजिशन प्रोसेस पे। तो क्योंकि यही ये CD स्पेक्ट्रा का व्हाट वी कैन से एप्लीकेशन हुआ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सुनील वर्मा, मैं वापस बोलता हूं, यहां पे मान के चलिए कि यहां पे मान के चलिए ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट इन अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन इन अ सॉल्वेंट, और उसमें उसका वैल्यू था -30,000। ओके, अल्फा हेलिक्स में उसका वैल्यू था किस पे, 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में अल्फा हेलिक्स, और वो भी किस में, 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी वैल्यू थी अराउंड -30,000 यूनिट जो भी हो। फिर वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन होने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में ट्रांजिशन दिया गया है कि 60 डिग्री बीच में आता है, 60 डिग्री जो आएगा उस पे उसकी वैल्यू रहेगी -14,000। ओके, इंक्रीज होके हो जाएगी -14,000। तो यहां पे 60 डिग्री पे हो जाएगी -14,000, और फाइनली वापस ट्रांजिशन होके अबाउट 70 डिग्री, वो अबाउट 70 डिग्री वो एक्चुअली फिर आगे जाके चेंज ही नहीं होगी, मतलब वैल्यू, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे ही प्रोपोर्शन या दूसरे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो गया है, या फिर डीनेचर हो गया, रैंडम कॉइल हो गया, जो भी हम बोले, ठीक है, दूसरे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो गया है, और वहां पे उसको वैल्यू मिली, वहां पे उसको कौन सी वैल्यू मिली, 70 डिग्री एंड अबाउ -2000 की, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रपोर्शन था अल्फा हेलिक्स का, इसको हमने x प्रपोर्शन ले लिया, और एक दूसरा प्रपोर्शन था, इसको हमने 1 माइनस एक्स प्रपोर्शन ले लिया। ठीक है, दूसरा मतलब दूसरा कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, और यही दोनों से हमें सॉल्व करना है कि ये जो बीच वाला ट्रांजिशन है उसमें x प्रपोर्शन या अल्फा हेलिक्स प्रपोर्शन इज हाउ मच। ओके, कितना है? तो अल्फा हेलिक्स प्रोपोर्शन हमने देख लिया कि x है, x वैल्यू उसकी रहेगी, तो हमें वी हैव टू सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पे यही हम इक्वेशन देंगे, -30,000 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा, -2,000 इंटू 1 माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू -14,000। अब यहाँ पे जैसे ही x का हम सोल्व करेंगे इन द टर्म्स ऑफ -14,000, तो हमें मिल जाएगी कि ये जो x है या अल्फा प्रोपोर्शन है अल्फा हेलिक्स का, वो कितना होगा। ठीक है, ओके। तो इसलिए इसका फाइनल फिर क्या आएगा, आप यही इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 0.428 इसका फ्रैक्शन आता है, -30,000 x प्लस, अब ये प्लस माइनस होके वापस ये -2,000 हो जाएगा, और ये इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2,000 x हो जाएगा, इज इक्वल टू -14,000। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का हम यहाँ पे देखेंगे, और फाइनली हमें यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे x के लिए तो हमें मिलेगा 0.428 या फिर 0.3, तो इसका आंसर आएगा 0.3। तो आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा ये 2 स्टेट ट्रांजिशन प्रोसेसेस एंड इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। और आपको अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक करिएगा, ओके, ठीक है। अर्चना सिंह, आपका क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन है, व्हाई नॉट द कंसीडर वैल्यू ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू हमने कंसीडर की है, बट 60 डिग्री की यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है और समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है, इफ वन अज्यूम्स दैट हीट इंड्यूस्ड डीनेचरेशन इन टू स्टेट प्रोसेस द फ्रैक्शन ऑफ अल्फा हेलिक्स एट 60, हमें एक्चुअली अल्फा हेलिक्स एट 60 डिग्री वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली हमें इसको इक्वेशन में एट ए रिजल्टेंट रखना होगा। ठीक है, ये जो 60 डिग्री वाली वैल्यू है उसको हमें यहाँ पे रिजल्टेंट में रखना होगा, ओके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू।